ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। को तबाह कर दिया गया है। आप एक बारी ट्राई कर लो फिर से और देखो होता है। अगली बार तो आप शायद बचोगे नहीं एज अ नेशन स्टेट। हम चाहते हैं शांति, क्या और लोग शांति चाहते हैं? जैसे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा, ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट, क्योंकि मेरे हिसाब से वो होकर रहेगा। क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक नया मैसेज है कि अब भारत जो है वो चुप नहीं बैठेगा किसी भी तरीके से? Absolutely. Operation Sindoor has delivered a very, pertinent message to Pak and to the rest of the world. Message is don't mess with us. Don't mess with us. तुमको बहुत महंगा पड़ेगा सौदा। और कितना महंगा पड़ेगा, एक ट्रेलर उनको दिख चुका है ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन जैसे हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा, राजनाथ सिंह जी ने कहा, ये तो महज एक ट्रेलर है, अभी मेन पिक्चर बाकी है। सो ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट कॉल्ड ऑफ। बहुत लोगों को ये चीज समझ नहीं आई है, द डिस्टिंक्शन। ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। ठीक है, आप एक बारी ट्राई कर लो फिर से और देखो होता है कि इस बारी तो ट्रेलर दिखा ना, अगली बार तो आप शायद बचोगे नहीं एज अ नेशन स्टेट। दिस इज द मैसेज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। पिछले कुछ वक्त में आपको क्या लगता है कि भारत के पोस्चर में क्या चेंज आया है आतंकवाद को लेकर? जब से ये आतंकवाद का सिलसिला शुरू हुआ है, राइट, तकरीबन अब 40 साल हो गए हैं। ये पंजाब में पहले शुरू हुआ था और वहाँ पे कोई हमारे 21,000 अफराद हमारे शहीद हुए थे। अब आर्मी, पुलिस, सिविलियंस, टेररिस्ट 21,000। वहां से जनरल जियाउल हक ने कहा ये तो बड़ा बढ़िया सिस्टम है भारत को आड़े हाथ लेने का, लो कॉस्ट नो कॉस्ट वॉर, प्रॉक्सी वॉर। और उसने फिर ये जम्मू कश्मीर में ले गया और वहां कोई 40-45 हजार हमारे शहीद हो गए हैं एंड काउंटिंग 26 तो अभी हुए। ऑपरेशन जो पहलगाम में जो वारदात हुई, उसके बाद उसने पूरे देश में साहब आतंकवाद छेड़ दिया था। इंडियन मुजाहिदीन, बॉम्ब ब्लास्ट, 26/11, ये वो कोई आप समझ लीजिए कोई 20-30 हजार तो उसमें और गए, तो कोई टोटल हमारे 80,000 से ज्यादा भारतीय शहीद शिकार बन चुके हैं पाकिस्तान की टेररिज्म का। और प्रॉब्लम ये थी कि साहब 1998 में दोनों देश न्यूक्लियर पावर्स बन गई। तो पाकिस्तान के मुशर्रफ साहब ने कहा आई हैव गॉट इंडिया वेयर आई वांटेड। ऐसा फंसाया है कि साहब न्यूक्लियर डिटरेंस आ गई है, इसके चलते हिम्मत नहीं करेंगे कन्वेंशनल रिस्पांस की। मतलब जो कि ये अगर स्पेक्ट्रम आप देखें, न्यूक्लियर, कन्वेंशनल, सब कन्वेंशनल या टेररिज्म, तो मतलब अगर यहाँ पे स्टासिस आ गया है तो मैं यहाँ जितनी मर्जी गफलात करूं इन द टेररिस्ट डोमेन, प्रॉक्सी वॉर डोमेन, भारत कोई जवाब नहीं दे पाए। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी उड़ी के बाद, फिर हमने एयर स्ट्राइक करी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमने जंगल के अंदर कैंप चुने आबादी से दूर। तो वो होता है ना, जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा, पाकिस्तान को बहाना मिल गया बोलने का कि कुछ नहीं हुआ, कौए मारे, कबूतर मारे। तो साहब इस बार तो हमने अच्छी तरह से दिखा दिया है, शहर के बीचों बीच भावलपुर, आपका मरकज़े सुभान अल्लाह जैशे मोहम्मद का हेडक्वार्टर पर खच्चे उड़ा दिए। लाहौर मुरीद के लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर पर खच्चे उड़ा दी। ठीक है, सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर ईंट से ईंट बजा दी। एंड सिमिलरली मुजफ्फराबाद और इनके 9 कैंप तो हमने उड़ा दिए। और ऐसी जगह उड़ाए हैं कि आप बोले कि देखो कौए और गिन लो कबूतर। आपके शहर के बीचों बीच हुआ है, दुनिया भर का तमाशा दिख रहा है। पाकिस्तान वालों को, दुनिया वालों को, सबको दिखा है कि भारत ने अंदर घुसा, ऐसी मार मारी और ये ठेंगा नहीं कर सके, हमारा बाल बांका नहीं कर सके। फिर उन्होंने एस्केलेट किया तो हमने जो है इनके 12 में से 11 एयरफील्ड ठोक दी, कश्मीर से लेके स्कर्दू से लेके कराची तक ठोक दिया, कख नहीं कर पाए। इनके बता रहे हैं कोई 22 जहाज बर्बाद हो गए, या जमीन पे या आसमान में, एयर टू एयर बैटल में, उसमें की शामिल वो
अब तो 20-22 जहाज़ों की बात हो रही है, 9 से 10 तो F-16 है अमेरिका के, जो अमेरिका बड़ा झेप रहा है कि दुनिया को मत बताना, मत बताना, नहीं तो हमारी बिक्री बंद हो जाएगी F-16 की। ठीक है साहब, 2 एवैक उड़ा दिए, मिराज उड़ा दिए, इनका IL-78 रिफ्यूलर उड़ा दिया, इनका C-130 उड़ा दिया, रडार 7 उड़ा दिए, और ये तो कहीं भी हमारी एयरफोर्स जा सकती थी, मैसेज दे दिया, कोई जगह है पाकिस्तान में जहां तुम समझते हो तुम सुरक्षित हो, हम वहां आके ठोक देंगे। तो भावलपुर में जो मरकज़े सुभान अल्लाह है, उसके लिए ओसामा बिन लादेन हैड गिवन $10 million to create that terror university, that मरकज़े तैयबा मुरीद के में जो लाहौर के अंदर है, लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर, वो दुनिया नहीं जानती कि वो सिविलियन है कि वो टेररिस्ट है। अरे साहब, बेवकूफ किसी और का बनाओ, मेरा काफी बना लिया आपने दुनिया भर में बेवकूफ। जहां कोई टेरर इंसिडेंट दुनिया में होता है, 9/11 के तार भी आपके साथ जुड़े, एनी टेरर इंसिडेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये तो एक ग्रेटर इनका, हमारा एक्सपोर्ट है आईटी, भारत का एक्सपोर्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और पाकिस्तान का एक्सपोर्ट भी आईटी है, इंटरनेशनल टेररिज्म। भाई कौन नहीं जानता, किसका बेवकूफ बना रहे? मतलब झूठ भी बोलो तो कम से कम इतना सोच के बोलो कि यार कोई शर्म आती है झूठ बोलते हुए। ये सारे टेररिस्ट इनके मारे गए हैं। रो रहा था वहां मसूद अजहर कि काश मैं भी मर गया होता, मेरे तो 11 रिश्तेदार मारे गए, मेरा भांजा मारा गया, मेरा ये भाई मारा गया, मेरा बड़ा छोटा सब मारे गए, काश मैं भी मर जाता। अरे अब पता चला तुमने क्या दुख दिया है औरों को। सही बात, क्या वो किसी के भाई नहीं थे, किसी के बाजे बेटे नहीं थे, जो यहाँ तुमने भारत में बेकसूर निहत्थे मारे? इनके टेररिस्ट के फ्यूनरल्स पे लेफ्टिनेंट जनरल्स आए हैं पाकिस्तान आर्मी के, और हाथ में वो रीत लेके आए हैं फ्रॉम जनरल आसिम मुनीर, नाउ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिनको मैं कहूंगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नॉट फील्ड, फील्ड, फर्क सबको विदित। इज अ फील्ड मार्शल, इज अ फेक मार्शल। फील्ड मार्शल हमारे थे सैम मैनेक्शॉ, उनकी उपलब्धियां देखिए, उनकी अचीवमेंट्स देखिए। 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, 93,000 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया था। ऐसों को हम बनाते हैं फील्ड मार्शल। इनमें जो लड़ाई में पिट जाता है, हार जाता है। अयूब खान ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? उसने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया। 96 घंटे की एक झड़प हुई और इसने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया। अब बताओ इसका क्या काम था उसमें? ये तो आर्मी का है ना। ज्यादातर तो लड़ी तो फिजाइया और पिटी तो फिजाइया। बड़ा भारी नुकसान हुआ है साहब। नूर खान एयरबेस में उनका कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर डीप अंडरग्राउंड बंकर था। उसका एक था वो वेंट एयर कंडीशनिंग का, ठीक है, उसको हमारे सैटेलाइट्स ने पिकअप किया, हमने ब्रह्मोस वेंट के थ्रू फायर किया, सब मर गए अंदर, सारे कंप्यूटर पिघल गए, बंदा कोई नहीं बचा। और अब ये दुनिया को लाशें नहीं दिखाना चाहते, क्या कर रहे हैं? बुलडोजर लाके सारे को मलिया में, लाशें भी बाहर नहीं निकाल। तो क्या पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक मूव ये नहीं कर सकता था कि वो मसूद अजहर को भारत को ही सौंप देता? अकल होती तो सौंप देता ना। हमने तो अभी भी कहा है कि पीओके हमारा है, हमको दे दो, मसूद अजहर दे दो, ये हाफिज सईद दे दो, ये दाऊद इब्राहिम शिब्राहिम, ये सारे जो कार्टून नेटवर्क हैं जो हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, वो दे दीजिए और लड़ाई खत्म। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो दुनिया में पीस मेकर ऑफ द प्लेनेट बनना चाहते हैं। उनको किसी वजह से नोबेल पीस प्राइज का बहुत शौक आ गए, तो आते ही उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं चार्ज लूंगा, एक दिन में मैं रशिया यूक्रेन का युद्ध खत्म कर दूंगा जी। मैं उसी दिन क्या कहते हैं, ऑफिस ग्रहण करने के पहले मैं इजराइल मिडिल ईस्ट का युद्ध खत्म कर। वो चलते ही जा रहे, चलते ही 3.5 साल तो हो गए रशिया यूक्रेन के, वो बढ़ता जा रहा है, खत्म नहीं हुआ, सब खत्म होने की कगार पे ही नहीं पहुंच रहा। और यहाँ पे कुछ देर के लिए वो पीस टॉक्स हुई और साइलेंस हुआ और कुछ हॉस्टेजेस वापस किए गए, और वहां पे तन रोज इजराइल ठोके जा रहा है, कभी गाजा को, कभी ये हouthi पे, तो वहां का भी पीस टॉक जो है वो खलास हो गए। सडनली इनको देखा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, और पाकिस्तान जो है वो दौड़ा गया पांव पकड़ने डोनाल्ड ट्रंप के कि मेरे आका मुझे बचाओ।
पिट गए, मर गए साहब, कुछ करो, बचाओ, ये युद्ध को बंद कराओ, ठीक है, मेरे आका मुझे बचाओ। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा ये तो बड़ा एक अच्छा मौका है कि लो हैंगिंग फ्रूट, सस्ते में मेरा नोबेल पीस प्राइज आ ही जाएगा। अब तो मिल गया पीस प्राइज साहब। तो उन्होंने खट से बोला, आज जी इसी उन्होंने, तब तक क्या हुआ कि हमने जो है, जो किराना हिल्स में इनकी न्यूक्लियर साइट थी उसको हिट कर दिया, और वहां पे साहब धमाका हुआ, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया, 4.1 एंड 5.7 ऑन द रिश्टर स्केल। क्योंकि इनकी जो वॉरेड जहां स्टोर किए थे टनल में, हमने पहला मारा ब्रह्मोस, वो दरवाजा फरवाजा स्टील कंक्रीट का फोड़ के अंदर घुस गया, दूसरा मारा उसके पीछे अंदर टनल के धमाका हुआ, ठीक है साहब, और टनल में धमाका हुआ, जो इनके वॉरहेड स्टोर थे न्यूक्लियर, वो कुक ऑफ हो गए, यानी फट गए वो, नॉट एटॉमिक एक्सप्लोजन, क्योंकि चेन रिएक्शन नहीं शुरू हुआ था, लेकिन वो सारा जो यूरेनियम है रेडियो एक्टिव, वो कंटेमिनेट हो गई टनल्स। अब कोई घुस के माइका लाल वहां से वो बॉम्ब निकाल नहीं सकता, ठीक है ना। अब ना सिर्फ चगाई में ठोके कि ये ठोके किराना में, चगाई हिल्स में भी ठोक दिए, नूर खान में भी ठोक दिया, इनका जो कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर था, ये बेस था, सब के सब ठोक के जमीन दोज कर दिए, मिट्टी में मिला दिए। सर बेचारी शब्द क्यों इस्तेमाल किया? इसलिए कि they were at a disadvantage. They were at a disadvantage, ना? They are not part of the MO directorate, so they are not aware of the operation. उनको रोज छोटा सा एक दो लाइन दी जाती थी, वो उनको पढ़ देती थी, और उनको पावर पॉइंट भी नहीं दिया गया। पाकिस्तान का जो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, वो जो ब्रीफिंग करा था, बड़ी स्लिक ब्रीफिंग, पावर पॉइंट पे, ये इंडियन एयरफोर्स आ रही है, ये हमारी एयरफोर्स आ रही है, 150 से 160 जहाज, और ये और वो मनगढ़ंत कहानियां वो बना रहा था। तो इनको अननेसेसरीली डिसएडवांटेज पे डाला गया, और सब तब जाके ठीक हुआ जब अगले दिन से हमारे डीजीएमओ तीनों, एयर ऑप्स, ग्राउंड ऑप्स और नेवल ऑप्स, वो सब वहां आके उन्होंने ब्रीफिंग दी। आपने देखा कितना फर्क पड़ा, व्हाट एन इम्पैक्ट दैट हैड, बिकॉज प्रोफेशनल्स को दे शुड डील विद दिस मिलिट्री सब्जेक्ट ना, और इसीलिए बेवजह एडवांटेज मिल गया पाकिस्तान को अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाने का, कि रफाल इतने ठोक दिए, 3 रफाल, एक Su-30, एक क्या कहते हैं MiG 29। वेयर इज द प्रूफ? शो अस द प्रूफ, show us the wreckage of those aircraft, show us the radar tracks। देखिए तरीका होता है कि रेडार ट्रैक दिखाए थे, ये हमारा एरोप्लेन, ये दुश्मन का एरोप्लेन, रेडार ने पिकअप किया, हमने मिसाइल फायर किया, वो रेडार से गायब हो गए जी। ये रेडार, हमने प्रूफ दिए हैं, हम दे रहे हैं इस तरफ के प्रूफ। तो पाकिस्तान मनगढ़ंत कहानियां बनाए जाओ, और क्योंकि हमारे चुप्पी साध के बैठ गए थे, तो इनका नैरेटिव चल गया। लेकिन you can fool all the people some of the time, some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time। रफाल का जो स्टॉक्स है वो फिर चढ़ गए, चाइना के चेंगडू कॉरपोरेशन और एविक कॉरपोरेशन के स्टॉक्स नीचे गिर गए, क्योंकि उनका इक्विपमेंट जो पाकिस्तान के हाथ उन्होंने दिया, वो चला नहीं पाए, या गधे हैं, वो बिल्कुल फेल हो गया, तमाशा बन गया है, तमाशा बन गया है उनके HQ-9, HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल्स का। उनके रडार जो काम नहीं करते, उन्होंने आर्टिलरी की तोपें भेजी, ट्रक माउंटेड उनके बैरल फट गए जब वो LC में फायर कर रही। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो चीन के मिलिट्री इंडस्ट्रीज का हुआ है, PR डिजास्टर, पब्लिक रिलेशन डिजास्टर, और स्टॉक्स उनके गिरे, क्योंकि अब सच उजागर हो रहा है, जैसे जैसे डेज पास, मोर एंड मोर रेवलेशंस आर कमिंग आउट। पर ऐसे कहते हैं कि चीन हाल फिलहाल में कोई युद्ध लड़ा नहीं है, और जो वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अपने इक्विपमेंट्स में करता है डिफेंस के, वो पाकिस्तान को दे देता है ताकि वो आजमाइश जो है वो तितर बितर कर सके उसे। 42 साल हो गए हैं चीन को आखिरी युद्ध लड़े हुए। आखिरी युद्ध लड़ा था वो वियतनाम में, और वहां पिट गया था। This should also be remembered. 1979, he got a thrashing in Vietnam from the brave Vietnamese army, right?
तो चीन को तो लड़ाई लाइव का तजुर्बा है ही नहीं। वो केवल रिपब्लिक डे परेड जैसे अपनी परेड करते हैं, उसके अवसर का हाई पॉइंट होता है मैंने बीजिंग की परेड में हिस्सा लिया। कमान यार, ये तुम्हारी फौज इस पे आ गई है, सेरिमोनियल्स और ये और वो, पीछे होटल और मसाज पार्लर चला रहे थे। ये फौज आउट ऑफ टच है कॉम्बैट से, और जब पहली बार लड़ेंगे इनको झटका लगेगा। इसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना इक्विपमेंट वगैरह पाकिस्तान को मरा मरू के ट्राई आउट कर ले। एक पंथ दो काज, ठीक है। घटिया माल अपना पाकिस्तान को बेच रहे हैं जो काम नहीं करता। पाकिस्तान भी परेशान होके अब तुर्की का सामान खरीदने जा रहा है। वो फिर अमेरिका को गुहार लगा रहा है कि हम आपको अपना रेयर अर्थ दे देंगे, ये दे देंगे, जो कुछ लेना है लो, लेकिन साहब हमको बचाओ। जी, तो चीन का तो इक्विपमेंट जो है उसकी बड़ी जग हसाई हुई, मतलब उसका तो तमाशा बना दिया हमारी एयरफोर्स ने और एयर डिफेंस ने। ऑपरेशन सिंदूर नाम आपको कैसा लगा सर? बहुत उपयुक्त नाम है। देखिए 22 अप्रैल को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, 47th वेडिंग एनिवर्सरी, और मैं और मैडम और बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन हम सब लोग सोच रहे थे कि कहाँ जाके मनाएं, किस होटल जाएं, क्या करें। तो इसके चलते साहब वो जो है, हम लोग ये सोच ही रहे थे कि एकदम से वहां पे टीवी ऑन किया और देखा ये हमारी बेटियां रो रही हैं, सिसक रही हैं, उनका क्रुंदन देखा नहीं। यानी इतनी दिल पे चोट लगी कि साहब मैं आपे से बाहर आ गया। वो जब टीवी वाले मेरे पास आए तो मैंने जिसको गाली दे सकता था मैंने दी, शामिल स्टार्टिंग विद पाकिस्तान एंड डाउनवर्ड। क्योंकि साहब इट इज हाउ लॉन्ग विल आवर गर्ल्स क्राई, कब तक उनके माथे का सिंदूर उजड़ता रहे। और अब जबकि उनको छोड़ दिया गया, ये चाह ठीक है बाज आ गए तो आ गए, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि लंबी वॉर में फंसे, 3.5 साल 4 साल लड़ते रहें, हमारी इकोनॉमी का नुकसान होगा, लोगों का नुकसान होगा। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द खत्म करो, और उन्होंने खत्म कर दी। हम सब वेटरन्स का शायद सोच थी कि 2-3 दिन और मार लेते, अच्छी तरह से दबाया था, इतनी जल्दी क्या है खत्म करने की। बट चलिए जो भी है हुआ, वो भी सोच समझ के किया है। फुल वॉर के लिए तैयार था भारत? नो, हमारी एयरफोर्स आज के दिन 31 स्क्वाड्रन पे है, चाहिए 42। कैसे आप कह सकते हैं कि आप तैयार थे? हमको 1300 1800 चाहिए ये एटैक जैसी मीडियम गन्स, हमने अभी खरीदी हैं 360। अभी भी गैप है, ठीक है। 5th जनरेशन फाइटर कहाँ है? वो कह रहे हैं कि साहब ये बनेगा 2035 तक। चीन अभी ट्रेन कर रहा है पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स J-35 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को, और आधे दाम पे उसको बेच रहा है। इस साल के अंत तक, अगले साल के शुरुआत तक वो नए जहाज आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे? इसी आप क्यों अपनी फौजों को डिसएडवांटेज पे लड़ाना चाहते हैं? आपका डिफेक्ट बजट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ GDP टर्म्स। मेरी पेंशन, हम सबकी पेंशन चल रही, तो साहब आप कर क्या रहे हैं? अब हम चाहते हैं कि दिस शुड बी द युग ऑफ पीस, और हम कह रहे हैं कि ये तो बस साहब लड़ाई का जमाना नहीं। लेकिन साहब बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे दुश्मन ऐसा नहीं सोच रहे, वो तो लड़ना चाहते हैं और दुनिया भर में लड़ाइयां हो रही। तो साहब हमको हमारी जो मतलब नॉर्मेटिव डिजायर है, वी हैव टू बी ऑब्जेक्टिव। हम चाहते हैं शांति, क्या और लोग शांति चाहते हैं? जैसे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा, अगर ये युद्ध का जमाना नहीं तो ये आतंकवाद का भी जमाना नहीं। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट राउंड, क्योंकि मेरे हिसाब से वो हो कर रहे हैं। ओके, अच्छा स्टेटमेंट सर। क्योंकि कुत्ते की दुम को आप 10 साल स्टील की ट्यूब में डाल दें और 10 साल बाद निकालें तो वो वैसी ही टेढ़ी होगी। ये कुत्ते की दुम है पाकिस्तान, फितरत से बाज नहीं आएगा, गदर करने से बाज नहीं आएगा। फटीचर मुल्क है, 2 रोज की रोटी इनके आवाम को नहीं मिली, 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, लेकिन दुनिया भर में हम गदर और
क्या कहते हैं, मार काट फैलाएगी, कत्लो गारत करेगी दुनिया भर में, और अपने जो पड़ोसी हैं उनको तो ना खुद जिएंगे ना चैन से जीने दें। तो इस मुल्क की फितरत अगर हम समझते हैं तो हमको तैयारी करके रहना चाहिए, और तभी ऑपरेशन सिंदूर हैज नॉट, आई रिपीट, हैज नॉट बीन कॉल्ड ऑफ। पहली लाइन जो आपके जहन में आए वो आप मुझे बता दीजिएगा। पाकिस्तानी रेंजर्स। पाकिस्तानी रेंजर्स रेंजर्स, जी। पाकिस्तान के रेंजर्स ये वन ऑफ द मोस्ट कॉवर्डली फोर्सेस। ज्यादातर ये जो हमारे बॉर्डर्स पे लगे रहते हैं, और कभी कभार हमारे कोई बीएसएफ का आदमी स्ट्रे क्रॉस होता है उसको पकड़ के बड़ी दादागिरी दिखाते हैं। ये यूजलेस फोर्स, एंड इनको भी आड़े हाथ लेना चाहिए, और बीएसएफ ने इनको इस बारी अच्छी तरह से आड़े हाथ लिया, इनके पोस्ट निस्तनाबूत कर दी। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल या फेल्ड मार्शल, तो अब वो चाहता है कि मैं पाकिस्तान को लड़ाऊंगा, आखिरी पाकिस्तानी जब तक लड़ते लड़ते मर ना जाए। बिलावल भुट्टो, इनके दादा थे जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनको पाकिस्तान की फौज ने कैद किया, टॉर्चर किया और फांसी पे टांग के मार डाला। इनकी मां थी बेनजीर भुट्टो, ठीक है, उन बिचारी को पाकिस्तान की फौज ने मरवा डाला, उनका असैसिनेशन कराया, शी वाज शॉट डाउन, गन डाउन। और ये बिलावल भुट्टो उसी पाकिस्तानी फौज के तलवे चाट रहा।